हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इकोनॉमी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम। इसमें हम इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 2031 32 तक हमारी जो एनर्जी सिचुएशन होगी, यानी कि एनर्जी इन द सेंस जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, इन सारी चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो 2031-32 तक क्या सिचुएशन होगी, अभी क्या हमारे यहाँ सिचुएशन है, और 31-32 तक के लिए जो हमारा कंजम्पशन बढ़ने वाला है उसको टैकल करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, स्टेप्स उठाए हैं, ये सारा चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर ही है। थोड़ी सी पहले कुछ आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह मिल जाएंगी, उसके बाद हम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ डेटा की बात आपके इस चैप्टर में की गई है कि फिलहाल जो हमारे पास अभी जो कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पावर जनरेशन की, वो है हमारे पास 2 लाख मेगावाट, यानी कि 2 लाख मेगावाट अभी हमारा प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन वही 2031-32 तक जो हमारा डिमांड होगा, ये करीब 8 लाख मेगावाट तक का डिमांड हमारा हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटी जो अभी हमारी 2 लाख है, ये बढ़ के 8 लाख तक यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो फिलहाल 2 लाख है और 8 लाख तक का यहाँ पर जंक्शन है कि 31-32 तक हो जाएगा। तो ये जो करीब 6 लाख मेगावाट बढ़ने वाला है, इसके लिए हमारे पास पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो करीब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तभी हम 2 लाख मेगावाट से बढ़ के 8 मेगावाट तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, आप इसका यूज कर सकते हैं अपने आंसर में भी। फिलहाल जो अभी हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है पावर सेक्टर के साथ, वो क्या क्या है ये देखना है। एक फर्स्ट आपका ये हो गया हाईएस्ट एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जो कि करीब 25% लॉस होता है, और ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। जितना हम प्रोडक्शन करते हैं, और जब उस इलेक्ट्रिसिटी को हमें एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसमिट करना होता है और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसमें करीब 25% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वेस्ट चली जाती है, और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। एक ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हो गया पावर थेफ्ट, बिजली की चोरी भी हमारे यहाँ होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, सब स्टेशन पर पहुंचने के बाद जहाँ से शहरों में या गाँव में बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ से जो लॉस होता है, ये एक हो गया आपका। ओके, अंडर प्राइसिंग इन द सेंस जितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ता है उससे कम पर हमें लोगों के लिए वो बिजली सप्लाई करनी पड़ती है। अब ये जो बीच का पैसा है, ये सब्सिडी के तौर पे जाता है, गवर्नमेंट पे करती है। अब इसकी वजह से जो डिस्कॉम कंपनियां होती हैं उनको नुकसान भी होता है। ओके, तो ये अंडर प्राइसिंग की एक प्रॉब्लम हो गई। एक हो जाती है माउंटिंग लॉस, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओके, यानी कि जिसकी वजह से आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नुकसान होता है। एंड द कंसेप्ट ऑफ फ्री पावर, हमारे यहाँ बिजली फ्री, पानी फ्री, सबके फ्री के मुद्दे पर हमारे यहाँ इलेक्शन लड़े जाते हैं और उन मुद्दों पर इलेक्शन जीता जाता है। लेकिन फ्री से क्या होता है? फ्री से नुकसान उन कंपनियों को होगा। एट लास्ट फिर वो कंपनियां उसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, तो फिर वो कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो ये सारा चीज जो है एक्चुअली में हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है इस एनर्जी सेक्टर में। तो ये 6 प्रॉब्लम्स को अगेन आप मेंस में लिख सकते हैं। हमारे यहाँ जो एनर्जी कंजप्शन या एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है वो कई तरीके से होता है। एक तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो होता है कोल से। ओके, कोल जो कि थर्मल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, और हमारे यहाँ कोल जो होता है ये प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी प्रोडक्शन का। तो 2031-32 तक जो कोल का उसमें पार्टिसिपेशन होने वाला है वो करीब 60% तक हो जाएगा, और इसकी वजह से जो पूरा एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें 47% जो हिस्सा होगा वो केवल कोल के द्वारा ही प्रोड्यूस आपको इलेक्ट्रिसिटी का होगा। लेकिन कोल के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो कोल के रिजर्व है ना, वो बहुत अच्छे नहीं है, उनको पावर प्लांट में यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोल की जो रिजर्व है, उनकी जो कैलोरिक वैल्यू होती है ये काफी कम है, और एस वैल्यू जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, यानी कि उनसे हमें पावर कम मिलेगा और एसेस काफी ज्यादा निकलती है। तो हमारे यहाँ के कोल जो होते हैं जनरली आपको लिग्नाइट और बिटुमिनस टाइप के मिलते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो हमें कोल ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ते हैं अपने पावर स्टेशन वगैरह के लिए।
ठीक है, तो ये की हमारे प्रॉब्लम है। डिमांड तो बढ़ने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ रिजर्व जो है पर्याप्त है, लेकिन अच्छी क्वालिटी को रिजर्व नहीं है। ओके, तो उसके साथ साथ दूसरी चीज कोल के साथ प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है। अभी तक आप देखते थे कि कोल इंडिया लिमिटेड जो था, इसकी मोनोपोली होती थी। यही कोल का आपको एक्सट्रैक्शन करना था और मार्केट में बेचता था। और अभी तक हमारे यहाँ जो प्राइवेट कंपनियां कोल में काम करती थी, मेनली उनका अधिकार कैप्टिव माइनिंग का ही था। कैप्टिव माइनिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी को, मान लीजिए कि टाटा की कंपनी है, टाटा कंपनी आपको बिजली भी बनाती है, तो टाटा कंपनी के अंदर एक माइन दे दिया गया आपको कोल का, तो एक कैप्टिव माइन कहा जाता था। यानी कि टाटा यहाँ से जो कोल निकालेगी वो केवल अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही उस कोल का यूज कर सकती है, वो कंपनी ले जाके मार्केट में नहीं बेच सकती। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन को, इस तरीके की माइनिंग को हम कैप्टिव माइनिंग कहते हैं। इसको कहते हैं हम कैप्टिव माइनिंग। लेकिन अभी सरकार ने ये कहा किया है कि ये, अब इसकी वजह से क्या था ना कि सीआईएल जो है, कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली होती थी, और 1973 के आसपास में इसको नेशनलाइज किया गया था कोल को। तो अभी सरकार ने ये किया है कि कैप्टिव माइनिंग को खत्म कर दिया है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं कि अब वो जितना एक्सट्रैक्शन कर रही है उसको मार्केट में ले जाके बेच भी सकती है अगर वो चाहे तो। यहाँ पर एफडीआई के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो मोनोपोली थी, इसको आपको खत्म करने की जरूरत थी। ओके, साथ ही साथ कोल फॉरकास्टिंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कोल फॉरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आने वाले समय में हमें कितने कोल की जरूरत है। ओके, साथ ही साथ इट इज वाइडली बिलीव दैट कोल पोटेंशियल इन इंडिया इज ओवर 100 ईयर्स। तो 100 साल से ज्यादा तक भी हमारे यहाँ कोल पोटेंशियल है, यानी कि हमारे यहाँ जो कोल रिजर्व है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बस वही बात है कि उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पावर की आवश्यकता है, जो हमें 6 लाख मिलियन ये मेगावाट जो हमें एक्स्ट्रा बनाने हैं, इसके लिए पहला क्या होना चाहिए, कोल। क्योंकि कोल अभी भी डोमिनेट करता है, लेकिन कोल के साथ अपनी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की यहाँ पर मोनोपोली देखने को मिलती है इसकी वजह, और हमारे यहाँ कोल के रिजर्व सही नहीं है, तो हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट की भी हमारे पास इसकी उतनी ज़रूरत है। तो ये कोल के बारे में हो जाता है। इसके बाद हम पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रोलियम हमारे यहाँ 25% इसका हिस्सा है हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। लेकिन पेट्रोलियम के साथ एक और समस्या है, ये है क्या कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि ये एक फिक्स सोर्स है, ये खत्म हो जाएगा, लिमिटेड सोर्स है ये। तो एक ये समस्या। दूसरी ये समस्या है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट होता है वो 70% तक इंपोर्ट किया जाता है हमारे यहाँ। पेट्रोलियम का हमारे ज्यादा इंपोर्ट नहीं, मतलब रिजर्व नहीं है। और वही 2030 के आसपास ये इंपोर्ट बढ़ के 90% तक होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपको ग्लोबल प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, इसकी वजह से क्या होगा कि क्रूड पेट्रोलियम के जो प्राइसेस होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई ये कि ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। और दूसरी क्या होती है कि हम 70% तक अभी इंपोर्ट करते हैं, 2030 तक 90% अब इंपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है, इसकी वजह से क्रूड पेट्रोलियम के भी प्राइसें क्या होंगी, वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं। तो एक दूसरा प्रॉब्लम पेट्रोलियम के साथ हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो पेट्रोलियम गुड्स होते हैं, रिटेल पेट्रोलियम गुड्स, इनकी जो प्राइसिंग होती है इसको फ्री कर देना चाहिए, यानी कि मार्केट के बेस पर हो। सरकार क्या करती है, पर पहले सरकार कुछ सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती थी, तो प्राइसेस थोड़े लो रहते थे। अब सरकार इनको फ्री छोड़ रही है, तो पेट्रोलियम डीजल के जो प्राइसेस मार्केट में इतने हो रहे हैं ना, 100 रुपए के आसपास आपको पेट्रोल देखने को मिल रहा है, 90 के आसपास आपको डीजल। तो क्या है, मार्केट अब सब्सिडी, जो सरकार है वो सब्सिडी खींच रही है। ओके, अब वो मार्केट के बेस पर ये प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्राइस से क्या होता है कि स्कार्सिटी वैल्यू जो होती है ना, वो आपको पता चलता है। प्राइसेस ज्यादा मतलब सप्लाई कम है, इसका मतलब वो स्कार्स कमोडिटी होगी। ओके, इसके साथ साथ एक अवेयरनेस भी फैलाने की जरूरत है लोगों के बीच में। किस चीज के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एंड लोअरिंग द एनर्जी इंटेंसिटी। ओके, तभी हम क्या कर पाएंगे कि ये जो पेट्रोलियम वगैरह है इनकी हम कंजम्पशन पर कम हो सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए पेट्रोलियम के लिए कि हमें कुछ
ऑयल के लिए R&D भी यहाँ डेवलप करने की जरूरत है। हमें क्या करना चाहिए कि एक एनर्जी फंड हो, नेशनल एनर्जी फंड इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, जहां पर क्या करें कि हम सेस के द्वारा पैसा लाएं। तो जो ये कंपनियां होती हैं, एनर्जी सेक्टर में कंपनियां जो काम करती हैं, उन पर आप 1% सेस लगाइए, और वो पैसा क्या होगा कि आपको एनर्जी फंड में, नेशनल एनर्जी फंड में आपको जाएगा, और इस फंड का यूज आपको R&D करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में यूज किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि हमें कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की जरूरत है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व की हमारे यहाँ कि कुछ जगह हमारे यहाँ ऐसे भी है जहां पर पेट्रोलियम को स्टोर किया जाता है रॉक्स के अंडर में। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि हम कम से कम 90 डेज के लिए हमारे यहाँ रिजर्व होना चाहिए, ताकि ग्लोबल लेवल पर अगर कभी प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ उतनी ना हो। तो कोल की बात हो गई, पेट्रोलियम की बात हो गई। एक तीसरी बात आती है हाइड्रो पावर, यानी कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है। तो एक्चुअली में हाइड्रो पावर का जो पावर जनरेशन होता है नहीं, हाई कॉस्ट होता है, इसमें पैसा ज्यादा लगता है। ओके। साथ ही साथ इसके अपने इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं, जैसे कि कहीं डैम वगैरह बना देते हैं अब किसी रिवर पर, तो उस रिवर का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो जहां रिजर्वेयर बनता है, आपको पीछे बैक साइड में वहां पर फिर फ्लड वाली सिचुएशन आती है। फिर वहां के जितने भी फ्लोरा एंड फाउना होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। ओके। उसके अलावा जो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं उन पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। अर्थ के कह सकते हैं, इसको अपने इकोलॉजिकल बैलेंस होते हैं अगर डैम वगैरह बनाते हैं तो। ठीक है। लेकिन तो हाइड्रो पावर की जो पोटेंशियल ये बहुत ज्यादा नहीं है, करीब ये 20% तक ही आपको कंट्रीब्यूट करने वाला है 2030-31 तक, और इसमें करीब 1.5 लाख मेगावाट ही इससे ऐड हो सकता है। तो बहुत ज्यादा इसका स्कोप नहीं है, लेकिन इससे इकोलॉजिकल बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और दूसरा हाई कॉस्ट इसका होता है। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी हर चीज के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, उसका पोटेंशियल कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब मेंस का टॉपिक है। इसके बाद एक एनर्जी आती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी ये, इससे भी हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? पहले तो इसका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। इसका मतलब कि एक प्लांट को बनाने में और फिर न्यूक्लियर से प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में काफी वक्त लगता है, तब तक आपका इन्वेस्टमेंट उसमें लगा रहता है। ओके। इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब हम न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं ना, तो फिर वहां पर न्यूक्लियर डील्स वगैरह साइन करने पड़ते हैं अलग अलग कंट्री के साथ, और कंप्लायंस करना पड़ता है। तो ये एक अलग इशू है। कभी कभी बीच में कोई कंट्री रोक देती है, कुछ साल पहले कनाडा ने न्यूक्लियर फ्यूल के सप्लाई को रोक दिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये चीज है कि हाई कैपिटल इंटेंसिव ये आपको सेक्टर है। न्यूक्लियर प्लांट लगाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी के अपने डेंजर्स भी होते हैं। रेडिएशन कहीं लीक वगैरह हो, न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह हो, तो उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम होती है न्यूक्लियर एनर्जी से। ठीक है। और वही न्यूक्लियर एनर्जी की हम पोटेंशियल की बात करें तो 2031-32 तक मात्र 5% ही ये कंट्रीब्यूट करने वाला है हमारे पूरा की जो हमारा स्पेक्ट्रम है एनर्जी का, उसमें तो बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज की, जैसे कि बायोगैसेस हो गए, फूड प्लांटेशन, आपको बायोमास, इथेनॉल, इनका यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी ये काफी कम लेवल पर हमारे यहाँ विकसित है। तो मेनली ये क्या है कि लोकल डिमांड को ही फुलफिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव तौर पर हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा विंड एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, तो अगेन ये भी कैपिटल इंटेंसिव है, और इनसे अगर बिजली बनाइएगा तो बिजली का कॉस्ट क्या होगा, वो पर यूनिट वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगेन ये भी सिर्फ लोकल रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अभी भी पोटेंशियल उतना नहीं है इन सब चीजों का। तो इसमें जैसा इस चैप्टर में बताया गया है कि 2031-32 तक क्या सिचुएशन है, तो कहा गया कि मेनली अभी भी यहाँ पर कोल सेक्टर ही क्या करने वाला है, डोमिनेट करने वाला है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ओके। अब यहाँ पर सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं इसके तहत, उसको थोड़ा सा जानिएगा। मेनली आपको एग्जांपल्स लिखने में, या फिर कभी इनिशिएटिव पूछा जाए गवर्नमेंट का, तो वहां पर लिखने में आपको मदद मिलेगी। 24/7 पावर फॉर ऑल, कवरिंग एडिक्वेसी ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन कैपेसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन करना, उसका ट्रांसमिशन करना, यानी कि जहां प्रोडक्शन हाउस है वहां से ले जाके ट्रांसमिशन
सेंटर तक पहुंचाना या सब स्टेशन तक पहुंचाना, और सब स्टेशन से शहरों में अलग अलग घरों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारा आपको 24/7 पावर फॉर ऑल वाले स्कीम में आया हुआ है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि हमें टैरिफ पॉलिसी को भी रिवाइज करने की जरूरत है विद फोकस ऑन 4 E's। वो 4 E's क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, efficiency to ensure affordability tariffs, environment for a sustainable future, and ease of doing business to attract investment and ensure a financial viability। तो इन 4 चीजों को ध्यान में रख के क्या करना है, हमें अपनी टैरिफ पॉलिसी को भी बनाना है। तो टैरिफ यानी कि पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल यानी कि उतना होना चाहिए और इस तरीके का टैरिफ होना चाहिए कि सभी लोग उसको अफोर्ड कर पाए। ओके, इफिशियंसी टू इंश्योर अफोर्डेबल टैरिफ्स, वही बात हुई। इन्वायरमेंट के लिए भी सस्टेनेबल हो, यानी कि प्रोडक्शन इस तरीके से हो कि इन्वायरमेंट पर उसका आपको इफेक्ट ना पड़े। और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें प्रमोट करना होगा। ओके, और फाइनेंशियली वाइबल बनाना होगा ये सारे प्लांट्स को, कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है तो उसको नुकसान ना हो, तो टैरिफ उस तरीके से होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति रूरल योजना, तो ये रूरल एरियाज के लिए है दीनदयाल उपाध्याय। तो रूरल एरियाज में वही है कि इसमें कहा गया कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स अलग अलग होंगे और वहां पर भी सब ट्रांसमिशन जोन्स या डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा एंड सो ऑन। वही बातें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, फीडर्स एंड कंज्यूमर्स एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉर्मल सी बातें हैं। सेम चीज आपको अर्बन एरियाज के बारे में भी सेम चीज है, कुछ स्ट्रेंथनिंग द सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन rural areas, metering of distribution transformer, feeders, consumer in urban areas, IT enabled of distribution sector and strengthening of distribution network। सब कॉमन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, बस एग्जाम्पल में एक एक लाइन में आपको बस ये लिखना है। इसके अलावा ऑपरेशनलाइज पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड आता है, तो ये फंड है यानी कि इसमें पैसा रखा जाता है। तो ये फंड जो होगा, इस फंड का यूज कहाँ किया जाएगा? इस फंड का यूज किया जाएगा इंस्टॉलेशन ऑफ शंट कैपेसिटर्स, कोई बंद हो गया है कैपेसिटर, उसको इंस्टॉल करना है दोबारा। ओके, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्टेज प्रोफाइल इन ग्रिड सेक्टर, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम्स, रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर रिलीविंग कंजेशन। तो एक स्टेशन पर बहुत ज्यादा पावर ना, उसका फोर्स ना आ पाए, ओके, प्रेशर ना पड़े, तो इस वजह से क्या होगा कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन सेंटर बनाए जाएंगे, उनका मॉडर्नाइजेशन भी किया जाएगा। तो मेनली इन सब काम के लिए इस फंड का यूज किया जाएगा। एक आपको आया था उदय योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम। इसके अंदर क्या था, जो डिस्कॉम्स वगैरह होती है यानी कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं, इनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। तो इसमें बहुत सारी बातें की गई थी कि राज्य सरकार कुछ इनके बॉन्ड्स वगैरह लेगी और कुछ ये मार्केट से उठाएंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे फेज मैनर में इनके नुकसान को कम किया जाएगा। तो ये आपको एक लाइन में लिखना है। मेजर्स इनिशिएटेड फॉर रिड्यूसिंग द जनरेशन कॉस्ट ऑफ कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो कोल के थ्रू जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसका कॉस्ट कम किया जा सके, इसके लिए क्या किया गया? सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक कोल की सप्लाई हो पाए। कोल यूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कोल को यूज करने में फ्लेक्सिबिलिटी को, इसका मतलब ये है कि जो पावर प्लांट है उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोल को आप पावर जनरेशन के अलावा अलग अलग चीजों में उसका यूज कर पाए। ओके, इसके अलावा रैशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेजेस। ओके, ये सारी चीजें। स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, बिडिंग जो बिडिंग की जाती है प्रोजेक्ट लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको भी हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनाना होगा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर एंड ट्रांसमिशन सर्विसेज। ओके, ताकि यहाँ पर कम से कम बिडिंग हो पाए, मतलब कम से कम जो कॉस्ट में अच्छी कंपनियां यहाँ पर आ पाए और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को ले पाए। तो ये तभी हो पाएगा जब आप इसको थोड़ा सा वायबल बनाएंगे, कि प्रोडक्शन करना वायबल होगा, उनको फायदा होगा, तभी वो लेंगे। और कुछ गाइडलाइंस हैं एंड मॉडलिंग बिडिंग डॉक्यूमेंट पर ही कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं। एक ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्रोक्योरमेंट करना है तो उसके लिए एक अलग तरीके का मॉडल होगा, वो होगा आपको टैरिफ बेस्ड बिडिंग प्रोसेस। और वही अगर आपको मीडियम टर्म के लिए करना है प्रोक्योरमेंट, तो वो आपको फाइनेंस ओन एंड ऑपरेशन के बेसिस पर होगा। टैरिफ बिडिंग प्रोसेस, टैरिफ बेस्ड बिडिंग प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि टैरिफ के अकॉर्डिंग, यानी कि कितना पैसा आपको, मान लीजिए कि एक कंपनी है, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला,
तो ये कंपनी क्या करेगी कि प्रोडक्शन होगा उसका कुछ हिस्सा वो सरकार को देंगे। ओके, एक ये तरीका हो गया। एक तरीका हुआ फिनेंस ओन एंड ऑपरेट। एक तरीका ये हो गया कि खुद ही पैसा लगाएंगे, खुद ही उसको उसको ओन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और खुद ही उसको ऑपरेट करेंगे। एक वो बेसिस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिस होते हैं जिस पर आपको ये बताया गया। तो ये आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पर और ये मीडियम टर्म बेसिस पर आपको होगा। इसके अलावा इम्प्रूव्ड एंड इनोवेटिव मैकेनिज्म फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड गैस बेस्ड कैपेसिटी, यानी कि गैस के थ्रू भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात की जा रही है, जैसे हाइड्रोजन वगैरह हो गया। ओके, तो इसको भी प्रमोट करने की बात चल रही है। बाई मेकिंग अवेलेबल रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस along with the interventions from all stakeholders, including support from PSDP through transparent and efficient manner। तो PSDP में भी इसमें इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है। PSDP क्या है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ऑपरेशनलाइज पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड। तो यहाँ से पैसा लाके भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ताकि गैस के थ्रू भी क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये काफी शॉर्ट आपको चैप्टर था। मेनली शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हर सेक्टर के साथ, कोल के साथ, पेट्रोलियम के साथ, न्यूक्लियर के साथ, ओके, सोलर और विंड एनर्जी एंड सो ऑन के साथ। ये आपको करना है। इसके बाद गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है कि 31-32 तक होने वाले जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जो प्लस 6 लाख मेगावाट जुड़ने वाला है ये एक्स्ट्रा, इसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। मेंस का मेनली टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ आपको प्लेलिस्ट में आने वाला नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू एंड गुड लक।